Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard history lesson number 2, that is India before the times of शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के पहले का इंडिया में किस तरीके से अलग अलग किंग्स का यहाँ पे रूल रहा है, किस तरह से अलग अलग राजाओं ने यहाँ पे रूल किया है। हम बात करेंगे पहले अपने इंडिया के ही लोगों का, कौन कौन से ऐसे इंडिया के लोग रहे हैं जिन्होंने रूल किया, अलग अलग क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चाहे वो नॉर्थ की बात हो, ईस्ट की, वेस्ट की, साउथ की, सारे हम किंग्स की बात करेंगे जितने भी रूलर्स रहे हैं। उसके बाद किस तरह से अलग अलग बाहरी के लोगों का अटैक हुआ, ठीक है, वो भी हम देखेंगे इस लेसन में। सो लेट्स स्टार्ट। वी शैल लर्न अबाउट द वेरियस रूलिंग पावर्स इन इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज इन दिस लेसन। सो इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं इसी के बारे में कि अलग अलग जो वेरियस रूलर्स हुए उनके बारे में हम देखेंगे। वेरियस रूलिंग पावर्स एग्जिस्टिंग इन इंडिया ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो शिवाजी महाराज के पहले अलग अलग जो रूलर्स थे उनके बारे में हम देखते हैं। पाल इन द 8th सेंचुरी वॉज अ फेमस डायनेस्टी इन बंगाल। बंगाल की बात करें अगर तो वहाँ पे जो सबसे फेमस डायनेस्टी का मतलब यहाँ पे क्या है, मीन्स रूलर्स ऑफ अ कंट्री। तो जो एक वंश, जैसे कि हम बात करते हैं ना मौर्य वंश एंड अलग अलग वंश की बात करते हैं, राजपूत वंश, इस तरीके से। तो ये जो फेमस डायनेस्टी कौन थी, पाल। ठीक है, ये इन 8th सेंचुरी की बात है। बंगाल में सबसे फेमस डायनेस्टी कौन थे, पाल। In central India, the Gurjar Pratihar power spread up to आंध्रा, कलिंगा, विदर्भा, वेस्ट काठियावाड़, कन्नौज एंड गुजरात। अब अगर आप ये देखिए, गुर्जर प्रतिहार के जो पावर्स थे, जो इनका रूलिंग एरिया था, वो कितना दूर तक फैला हुआ था। आप देखो वेस्ट काठियावाड़ से कलिंगा, आप देखोगे तो कलिंगा इधर है, ठीक है, इस साइड है, उड़ीसा के साइड। तो गुजरात देखोगे तो आप इस साइड है, और कन्नौज कहाँ पे है, वो ऊपर में नॉर्थ के साइड। आंध्रा आप देखोगे तो ये भी इस साइड। तो ये अलग अलग पूरा इस तरीके से फैले हुए थे। मैं आपको मैप में दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देखो यहाँ पे कलिंगा कहाँ पे आपको दिख रहा है, आंध्रा कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात यहाँ पे आ जाएगा, ओके। और कन्नौज की बात करें तो कन्नौज ऊपर के साइड में आएगा। सो इस तरीके से वो इनका जो गुर्जर प्रतिहार थे, ये काफ़ी दूर तक इनका जो साम्राज्य था, एम्पायर था, फैला हुआ था। अमंग द राजपूत डायनेस्टीज़। अब हम बात करते हैं राजपूत डायनेस्टीज़ की। अभी हमने बात किया किसकी हमने बात किया पाल की और गुर्जर प्रतिहार की बात की। अब हम बात करते हैं राजपूत डायनेस्टीज़ की, जो इंडिया में राजपूत डायनेस्टीज़ हुए हैं। तो गढ़वाल, उसमें से राजपूत डायनेस्टी में से जो नॉर्थ इंडिया के थे, गढ़वाल और परमार डायनेस्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मतलब वैसे तो कई सारे थे, लेकिन जो गढ़वाल और परमार डायनेस्टीज़ थे, ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। अमंग राजपूत, और इन्हीं राजपूतों के बीच में एक पृथ्वीराज चौहान, जो कि हम देखिए पृथ्वीराज चौहान कहाँ से थे वो मुझे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ये तो बहुत ही फेमस पर्सन है, आपको पता ही होगा इनके बारे में, आपने कहानियाँ भी बहुत सुनी होंगी इनके बारे में। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि पृथ्वीराज चौहान कहाँ से थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान बिलोंगिंग टू द चौहान डायनेस्टी वॉज अ वैलियंट किंग, बहुत ही ब्रेव किंग थे। इन द फर्स्ट वॉर एट तराई पृथ्वीराज चौहान हैड डिफीटेड मोहम्मद घूरी। तो फर्स्ट जब इनका वॉर होता है किसके साथ, मोहम्मद घूरी के साथ। और ये मोहम्मद घूरी इंडिया का तो नहीं है, नाम से आपको पता चल रहा है, ठीक है। ये कहाँ, ये इंडिया का पर्सन नहीं है। तो ये बाहर से इसने अटैक किया तराई के मैदान में, तराई के फील्ड में। तो वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में इसको हरा दिया था, ठीक है। बट मोहम्मद घूरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड वॉर एट तराई। लेकिन सेकेंड टाइम जब युद्ध हुआ फिर से, तो तराई के मैदान में फिर से वहीं पे हुआ। तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है कौन, मोहम्मद घूरी। राजा राज वन एंड राजेंद्र वन, ये दोनों कहाँ से, चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और तमिलनाडु के, ठीक है। सो राजा राज वन एंड राजेंद्र वन बिलोंगिंग टू द चोला डायनेस्टी इन तमिलनाडु वर एमिनेंट रूलर्स। चोला डायनेस्टीज आपको पता है नीचे के साइड में तमिलनाडु में, ठीक है। ये बहुत ही एमिनेंट रूलर्स थे। एमिनेंट मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही फेमस एंड रेस्पेक्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, पावरफुल रूलर्स थे। द चोलास कॉन्कर्ड द मालदीव्स आइलैंड एंड श्रीलंका यूजिंग देयर नेवल स्ट्रेंथ। तो जो चोलास ये किंग थे, अब ये तमिलनाडु में नीचे के साइड में है, और हमें पता है यहीं पे क्या है, नीचे श्रीलंका और इसके आगे क्या है, मालदीव्स आइलैंड है। तो ये क्या इन्होंने क्या किया, कॉन्कर्ड किया, उस पर भी, इस पर इन्होंने क्या किया, टेकन कंट्रोल ओवर दैट रीजन, उस पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया मालदीव आइलैंड पे। और श्रीलंका को यूज़ करते थे उनकी नेवल स्ट्रेंथ के लिए, मतलब वहाँ पे उनकी आर्मी सेना को तैनात रखते थे श्रीलंका पे। मैं इसका भी आपको इमेज में दिखा देती हूँ मैप में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए चोला डायनेस्टीज तो यहाँ पे होती थी, आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और इन्होंने किस तरीके से मालदीव को यहाँ पे देखिए,
ये रहे चोला डायनेस्टीज़, यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे की साइड में श्रीलंका, और यहाँ पे ये मालदीव्स। तो ये मालदीव्स क्या कर, यहाँ पे ये नेवी सेना के अपनी नेवी आर्मी के लिए यहाँ पे करते थे, और यहाँ मतलब यहाँ पे तैनात रखते थे और यहाँ पे कंट्रोल करते थे। यहाँ पे भी इनका कंट्रोल हुआ करता था चोलास डायनेस्टीज़ का। ओके, अब हम बात करते हैं, ये हमने बात किया अलग अलग राजाओं की, ये अभी हमने बात किया साउथ के रूलर्स की। अब हम बात करते हैं विष्णुवर्धन की। सो किंग विष्णुवर्धन बिलोंगिंग टू द होयसल डायनेस्टी, ये विष्णुवर्धन किस डायनेस्टी से हैं? होयसल डायनेस्टी से हैं। और ये कर्नाटका में, पूरा कर्नाटका पे इनका कंट्रोल था। कॉन्कर मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल, होल ऑफ कर्नाटका पे किसका कंट्रोल था? सो होयसल डायनेस्टी के जो किंग थे विष्णुवर्धन, उनका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सारे कौन कहाँ से थे, कौन से राजा का किस पे कंट्रोल था, वो आपको याद रखना है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ गोविंद III ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इन महाराष्ट्र। अब देखिए राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के कौन थे यहाँ पे? गोविंद III। तो ड्यूरिंग द रेन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? शासन काल में, उनके रूल के दौरान। तो रेन का मतलब उनके शासनकाल में या उनके रूल के टाइम, गोविंद III के टाइम ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के थे गोविंद III, और महाराष्ट्र में इनका मतलब वहाँ पे इनका कंट्रोल था। वहाँ के ये राजा थे। द राष्ट्रकूट पावर स्प्रेड फ्रॉम कन्नौज अप टू रामेश्वर। तो ऊपर महाराष्ट्र से लेके नीचे रामेश्वर तक इनका क्या था? इनका मतलब कि इनका पावर था स्प्रेड, मतलब इनका पावर स्प्रेड था। ठीक है, मतलब उनका कंट्रोल था। लेटर कृष्णा III कॉन्कर्ड द रीजन अप टू इलाहाबाद। बाद में जब इसी डायनेस्टी से कृष्णा III आते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये इलाहाबाद तक ये अपना कंट्रोल जमा लेते हैं, मतलब इलाहाबाद तक, ऊपर तक ये अपना कंट्रोल करते हैं। 3 डायनेस्टीज ऑफ द शिलहारास इमर्ज्ड इन वेस्टर्न महाराष्ट्र। सो देखिए 3 डायनेस्टी हुए किसके? शिलहारास के। शिलहारास एक ही डायनेस्टी है, लेकिन इसके 3 डायनेस्टीज़ हुए शिलहारास के ही। शिलारास डायनेस्टीज़ है जो उसके 3 डायनेस्टीज़ हुए, और इन्होंने वेस्टर्न महाराष्ट्र में ही ये इमर्ज हुए। और एक डायनेस्टी जो थी 3 हुए थे, एक डायनेस्टी इनकी रूल करती थी थाने एंड रायगढ़ इन नॉर्थ कोंकण मतलब इस साइड, एंड सेकेंड इन साउथ कोंकण। सेकेंड कहाँ पे? साउथ कोंकण में, इस नीचे साइड। वाइल द थर्ड डायनेस्टी रूल्ड ओवर सम पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे कोल्हापुर, सतारा, सांगली एंड बेलगाम डिस्ट्रिक्ट। तो इसका भी मैं आपको मैप दिखाती हूँ, आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे, तो पहली डायनेस्टी जो थी ऊपर से लेके यहाँ तक रूल करती थी। फिर दूसरी वाली नीचे एकदम साउथ के साइड में। ठीक है, पहली वाली जो डायनेस्टी थी, जो फर्स्ट डायनेस्टी है, वो ऊपर नॉर्थ के साइड में, नॉर्थ कोंकण में यहाँ पे रूल कर रही है। सेकंड डायनेस्टी साउथ कोंकण में रूल कर रही है। और जो थर्ड डायनेस्टी है वो तो यहाँ पे तो है ही ये लोग, और थर्ड डायनेस्टी कहाँ पे? सतारा, सांगली, कोल्हापुर, ये जो महाराष्ट्र का पार्ट है पूरा, ये यहाँ पे ये लोग रूल करते थे। ठीक है, The last prosperous power before the period of Shivaji Maharaj was that of the Yadavas. So अभी तक देखिए, अभी तक मुग़ल नहीं आए, मुग़ल का अभी तक पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं हुआ है। अभी जो हम बात करें लास्ट प्रॉस्परस पावर जो है, मतलब कि एक टाइम पे ऐसा हमने देखा कि जो शिवाजी महाराज के टाइम जब वो स्वराज अपना बनाना चाहते, तो क्यों बनाना चाहते? क्योंकि चारों तरफ मुग़लों का ही हो गया था। इसके लिए लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जो इंडिया के लोग थे। लेकिन उनके पहले जो प्रॉस्पर पावर सबसे ज़्यादा थी इंडिया का रूलर जो थे, तो वो कौन थे? यादवास डायनेस्टी। ठीक है, द कैपिटल ऑफ भीलम फाई ऑफ द यादवास डायनेस्टी वॉज एट देवगिरी नियर औरंगाबाद। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, औरंगाबाद के पास में ही जो देवगिरी है, वहाँ पे ये देवगिरी ही इनका कैपिटल था। किसका? भीलम का। भीलम कौन है? तो यादवा डायनेस्टी का ही रूलर है, वो किंग है, और उसका कैपिटल कहाँ पे है? देवगिरी। और देवगिरी कहाँ पे है? औरंगाबाद में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। द यादवा पीरियड इज़ कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सो यादवा पीरियड में ना, जो मराठी लैंग्वेज या मराठी लिटरेचर की बात करें, तो वो उसके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम था। मतलब उस टाइम पे मराठी लैंग्वेज, मराठी लिटरेचर, टेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश हुए, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू थी उनकी, और बहुत ही ज़्यादा उनका इंपॉर्टेंस भी बढ़ा उस टाइम पे। इट वाज इन दिस पीरियड दैट द महानुभाव पंथ एंड द वारकरी मूवमेंट इमर्ज। और इसी टाइम पे जो महानुभाव पंथ के लोग थे, जो वारकरी मूवमेंट थे, इसी टाइम पे इमर्ज हुए। और ये लोग कौन थे?
तो जो महानुभाव थे, ये देखिए ये वारकरी है, वारकरी पंथ के लोग हैं जो कि विट्ठल हैं, ये उनकी पूजा कर रहे हैं विट्ठल देव की। और ये देखिए ये है महानुभाव पंथ, ये महानुभाव पंथ के ये जो लोग हैं ऋषि मुनि, ये इन्होंने उसे किया था, बढ़ाया था आगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ तक हमने देखा कि जो पावरफुल डायनेस्टीज़ थी इंडिया की, उन लोगों की हमने बातें की। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस तरीके से इंडिया पे अटैक हुआ। ठीक है, अटैक कहाँ से हुआ इंडिया पे? ये इंडिया का पार्ट है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये मान लीजिए यहाँ से नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, सो लोकल डायनेस्टीज़ लाइक द यादवा एंड राष्ट्रकूट रूल्ड इन महाराष्ट्र। लोकल डायनेस्टीज़ जो हमारे इंडिया की लोकल डायनेस्टीज़ मतलब क्या, यहाँ के ही लोग जो थे। सो यादवा एंड राष्ट्रकूट रूल कर रहे थे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन रूल कर रहा था? तो यादवा एंड राष्ट्रकूटा, ये दो थे पावरफुल डायनेस्टीज थी जो कि महाराष्ट्र में रूल कर रही थी। बट इन्वेडर्स, इन्वेडर्स का मतलब जो अटैकर्स थे, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कॉन्कर्ड द लोकल डायनेस्टीज देयर एंड इस्टेब्लिश देयर ओन रूल। तो इन लोगों ने क्या किया, ये लोग आए बाहर से और क्या किया, इन्होंने कंट्रोल कर लिया यहाँ के लोगों की जो इनकी जो मतलब कह सकते हैं जो इनका क्षेत्र था, जो इनका राज्य था, उस सबको उस पर वो कब्जा कर लिए वॉर करके, युद्ध करके, और उस सब पे अपना कंट्रोल कर लिए और यहाँ पे अपना खुद का रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया। जिसको हरा दिया तो वो तो स्लैव हो गया या तो उसको मार दिया, तो और यहाँ पे खुद का राज उन्होंने स्थापित किया। इन द मीन वाइल, इसी बीच में क्या होता है, द अरब पावर हैड इमर्ज इन द मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में जो अरब अरब आपको पता ही है, अरब देश जो हैं वहाँ पे मिडिल ईस्ट में, सो वो वहाँ पे भी जो अरब पावर का जो रूलर्स थे वो भी यहाँ पे इमर्ज हुए। अरब रूलर्स टर्न टुवर्ड इंडिया टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। तो वो लोग भी क्या चाहते थे कि अपना जो अभी हम देखें तो अगर इंडिया के पास में देखें तो अभी तो जो पाकिस्तान हो गया वो भी इंडिया का पार्ट था, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद अलग अलग जो कंट्रीज़ थी, तो ये क्या चाहते थे, पहले इसे हड़पते थे, फिर इसे याद करते थे, फिर इसे करते थे, फिर इंडिया पे सबका टारगेट रहता था, इसे पार कर करके सब इंडिया ही आते थे। क्यों? क्योंकि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सबको पता है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा वेल्थ था, बहुत ही ज़्यादा रिच था हमारा इंडिया। ठीक है, लेकिन लोगों ने उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लोगों ने अटैक किया, लूटा, इसके लिए आज हमारे इंडिया की काफ़ी हालत इस तरीके से हो गई है। सो देखते हैं, अरब रूल्स टर्न टुवर्ड इंडिया टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। अपना एम्पायर और बढ़ाने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए इंडिया पे अटैक किया। द अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम, सबसे पहले कौन आया अरब से? तो जनरल मोहम्मद बिन कासिम, ये जो है ये सबसे पहले ये आता है। ठीक है, अरब से कौन आता है? जनरल मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है सिंध पे। सिंध की अगर बात करें हम तो यहाँ पे है ना सिंध, इस तरीके से यहाँ पे ये पार्ट है सिंध का। सो ये यहाँ पे पूरा खुला है, यहाँ पे कोई भी इससे पहले भी अटैक करेगा तो यहीं पे करेगा या इधर करेगा, ऐसे ही करेगा। और यहाँ पे तुम्हें पता है हिमालय वगैरह है तो यहाँ पे करेगा नहीं, यहीं पे करेगा। तो फिर सिंध पे अटैक करता है, सिंध प्रोविंस मतलब प्रांत पे, उस जगह पे वो अटैक करता है। द 8th सेंचुरी में वो अटैक करता है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि अरब से है। नॉट विस्टैंडिंग द रेजिस्टेंस ऑफ किंग दाहिर ही कॉन्कर्ड द प्रोविंस ऑफ सिंध। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब कि जो किंग दाहिर थे यहाँ पे मतलब स्टैंड नहीं कर पाते, मतलब कि यहाँ पे हरा देता है उन्हें। और ये क्या होता है, किंग दाहिर को हराता है और ही कॉन्कर्ड द प्रोविंस ऑफ सिंध, और सिंध पे अपना कब्जा जमा लेता है। ड्यू टू दिस कैंपेन द अरब केम इनटू पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट विद इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार क्या हुआ, जब वो जीत लिया उसे तो वहाँ पे वो क्या करने लगा, रूल करने लगा। तो अब क्या हो गया, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट हो गया ना। अब यहाँ पे जब वो राजशाही करने लगेगा, यहाँ पे प्रजा को देखने लगा, तो क्या हो गया, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट हो गया। सो फर्स्ट टाइम इसने किया। कौन आया, किसने अटैक किया अरब से? तो मोहम्मद बिन कासिम। इन द पीरियड that followed, Turks, Afghans and Mughals from Central Asia came to India and established their power here। अब ये आ गया, इसने जमा लिया अपना, तो अभी सबको लग रहा है कि अब तो इंडिया में बहुत ईजी हो गया, इतना अमीर है, इतना रिच है, चलो लूटते हैं उसको। सो इसके बाद कौन आता है, टर्क से को मतलब टर्की से ये आता है, टर्क्स आते हैं। अफ़गान्स मतलब अफ़गानिस्तान से आते हैं। मुग़ल्स पता ही है आपको, सेंट्रल एशिया से। ये लोग इंडिया पे आते हैं अपना पावर स्टैब्लिश करने के लिए। मैं आपको मैप दिखा देती हूँ, आपको समझ में आएगा थोड़ा। ये देखिए, मुग़ल इस साइड से, अफ़गान, टर्क इस तरीके से आते हैं यहाँ पे। और अपना
पावर यहाँ पे स्टेब्लिश करते हैं और खुद के यहाँ पे रूल करने लगते हैं। इन द 11th सेंचुरी CE द टर्क्स बिगैन टू इन्वेड इंडिया। इन्वेड मतलब कि यहाँ पे अटैक करने लगे, मतलब ये सारे लोग आए यहाँ पे। अब ये उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद ये सारे आए। अब यहाँ पे बता रहा है किस तरह से टर्क्स यहाँ पे इन्वेड करते हैं, अटैक करते हैं इंडिया पे। एक्सपैंडिंग देयर टेरिटरीज दे रीच द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्ट मैंने बताया, नॉर्थ वेस्ट का मतलब इसी साइड, यही आपका यही जो सिंध प्रांत है उसी साइड। तो ये क्या करने लगे, अपना एक्सपैंड करने के लिए, अपना क्षेत्र को और बढ़ाने के लिए, अपने एम्पायर को, टेरिटरीज़ को और बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं, वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया में आ जाते हैं। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया मेनी टाइम्स। इसका तो सबको पता होगा, इसने कितनी बार, आई थिंक 17-18 बार इसने लूटा है। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद जो कि सोमनाथ का मंदिर सबको पता है किस तरह से उसने कितनी सारे मंदिरों को तोड़ा, लूटा। इतना खजाना रहता था कि ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे वो लूटता रहता था और उसके ऊँट वहाँ तक पहुँचते रहते थे। मतलब ऐसा कुछ कहानी है कि इतना ज़्यादा रहते थे, लाइन लगी होती थी ऊँटों की कि वो मतलब लाइन ही लगी रहती थी और यहाँ पे वो लूटता रहता था। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया मेनी टाइम्स, मतलब बहुत बार उसने क्या किया, अटैक किया, बहुत बार लूटा। ही प्लंडर्ड मतलब उसने लूटा द रिच टेम्पल्स एट मथुरा, वृंदावन, कन्नौज एंड सोमनाथ एंड कैरिड अवे इनॉर्मस वेल्थ विद हिम। ठीक है, तो ये यहाँ से ये सारे मंदिर बहुत ही रिच थे। हमें पता है कि हमारे मंदिरों में कितनी महंगी महंगी मूर्तियाँ होती हैं, कितना ज़्यादा सोना चांदी आज भी। अगर आपको पता होगा जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर का है, या फिर जो तिरुपति बालाजी है, या साईं बाबा जो है मंदिर जो, तो कितनी ज़्यादा वहाँ पे लोग चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो बहुत ही उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा हुआ करती, इतनी महंगाई के बावजूद अभी भी लोग चढ़ाते हैं, तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा होता था। तो ये क्या करते थे लोग, ये जो मोहम्मद गजनी है, ये क्या किया इसने, बार बार तो इसने 17-18 बार अटैक किया, मंदिर तोड़ता था, पूरा लूटपाट करता था और ये चला जाता था। इसका यही काम था। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे रूल करने के मकसद से नहीं आया था, यहाँ वो ये लूटपाट करने के मकसद से आया था। तो इस तरीके से यहाँ पे वो लूटपाट करता था। सोमनाथ मंदिर, कन्नौज, वृंदावन, मथुरा, सारे मंदिरों को ये तोड़फोड़ करता है, लूटता है, और सारे इनॉर्मस इतने जो खजाने, वेल्थ मीन्स खजाने थे, अपने साथ कैरी करके लेके जाता था। द वर्ल्ड फेमस एनरिच्ड लाइब्रेरी ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज बर्न डाउन एट बख्तियार खिलजी। अब आप सोचिए, जैसा अभी आज के ज़माने में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, वैसे उस तरीके की थी उस टाइम पे हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वैसी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे अभी मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वैसी ही थी। मतलब हज़ारों हज़ार बच्चे एक साथ में देश विदेश से पढ़ने आते थे, और यहाँ की इस तरीके से बहुत ही एनरिच्ड लाइब्रेरी थी। इन लोगों ने क्या किया, ये जो बख्तियार खिलजी था इसने पूरा का पूरा उसे जला दिया। मतलब बोला जाता है कई कई महीनों तक वहाँ की किताबें यूं ही जलती रहीं। अगर वो किताबें अगर आज हमारे पास होती तो आज हम काफ़ी और भी तरक्की कर चुके होते, क्योंकि वो बुक्स काफ़ी कुछ था उसमें जो अभी के लोग, हमें पता है कि हमारे जो इंडिया के लोग थे उन्होंने बहुत चीज़ों की खोज अभी जो हो रही है वो उन लोगों ने बहुत पहले ही कर दी थी। ठीक है, जैसे सर्जरी वगैरह, आप सुश्रुता के बारे में आपने पढ़ा है 6th स्टैंडर्ड में, ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं। आर्यभट्ट के बारे में आपको पता ही होगा। तो ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं, ऐसे बहुत सारे उस टाइम पे टिक्स थे जो कि जलने की वजह से वो हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है। वैसे तो उन लोगों ने बहुत सारा लॉस किया ही है, बट ये भी एक बहुत ही बड़ा लॉस है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं सल्तनत इन द नॉर्थ। सल्तनत इन द नॉर्थ मतलब कि दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। दिल्ली की, दिल्ली आपको पता ही है कहाँ पे है। दिल्ली का अगर हम मैप में आपको दिखाऊं, मैप में, तो दिल्ली हमारी एकदम बीच में है। यहाँ पे बीच का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिल्ली का जो पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में किस तरीके से इन लोगों का जो बाहर के अटैकर्स हैं, जो इन्वेडर्स हैं, तो उन लोगों का किस तरीके से यहाँ पे राज चलता है वो देखते हैं। इन 1175 CE एंड 1178 CE सुल्तान मोहम्मद घूरी ऑफ घूर फ्रॉम अफ़गानिस्तान इन्वेडेड इंडिया। तो ये आता है मोहम्मद घूरी कब आता है, 1175 से में, और 1178 CE में ये आता है। मोहम्मद घूरी कहाँ से आता है, घूर फ्रॉम अफ़गानिस्तान, घूरी ऑफ घूर फ्रॉम अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से है ये। और क्या करता है, इन्वेडेड करता है कहाँ पे, इंडिया पे। He appointed कुतुबुद्दीन ऐबक to look after the governance of the conquered territories in India। अब इसने मन बना लिया यहाँ पे, वैसे तो ये लूटपाट करने के लिए आया था, लेकिन अभी इसने क्या सोचा कि अभी यहीं पे रहने का सोचा। तो इसने क्या किया, अफ़गानिस्तान से आया और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि इसका स्लेव था, गुलाम था,
उसको इसने क्या किया, यहाँ पे लुक आफ्टर, जो भी इसने टेरिटरीज जीती थी, जिस पे इसका कंट्रोल था, उसे मतलब गवर्नेंस करने के लिए, उसका लुक आफ्टर करने के लिए, देखभाल करने के लिए यहाँ पे छोड़ जाता है किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेटर आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घोरी इन 1206 CE, ऐबक बिगैन टू रूल द इंडियन टेरिटरीज अंडर हिज रूल इंडिपेंडेंटली। अब क्या हुआ, अब इसे तो बना के गया था वो, मतलब एक तरीके से ये वारिस हुआ, ठीक है, वारिस होता है ये। अब वो मर गया मोहम्मद घोरी, तो ये क्या करने लगा, अब ऐबक ही रूल करने लगा इंडियन टेरिटरी, जितना उसने जीता था तो वो सब पे रूल करने लगा इंडिपेंडेंट। कोई उसे रोकने टोकने वाला तो था नहीं, क्योंकि मोहम्मद घोरी उसे खुद यहाँ पे अपॉइंट करके गया था। ऐबक हु वॉज इनिशियली अ स्लैव, पहले क्या था, वो खुद एक गुलाम था उसका, मोहम्मद घोरी का, बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली, अब ये दिल्ली का बादशाह बन गया। ही डाइड इन 1210 CE में, ये भी मर जाता है। अच्छा, आपको ये भी बताना है जो कुतुब मीनार है इन दिल्ली, किसने बनवाया है, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी, बट आपको सर्च करना है, बुक में देखिए, गूगल करिए, थोड़ा सा आपको सर्च करना चाहिए, खोजना चाहिए सारी चीज़ें, फैक्ट्स जो हैं। आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ तुगलक, इब्राहिम लोदी एंड अदर सुल्तान रूल ओवर इंडिया। तो अगर हम बात करिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया, ये सब तो उसी के ख़ानदान के हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के ही। तो ये लोग क्या हुआ, ये लोग इतने सारे लोग क्या करते हैं, मतलब अगर हम बात करें तो ये लोग ना कम से कम नहीं तो दिल्ली सल्तनत के जो ये इतने आप जो नाम देख रहे हैं, ये कम से कम 320 या उससे ज़्यादा सालों तक इन लोगों ने राज किया। ऐसा नहीं है 10-20 साल 4 साल राज किया, इन लोगों ने बहुत राज किया, ठीक है। ये सारे लोगों का दिल्ली सल्तनत का राज चलता रहा। लेकिन होता क्या है, लास्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे इब्राहिम लोदी है, ठीक है। अब इब्राहिम लोदी से यहाँ पे स्टार्ट होता है। इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट सुल्तान। He made many enemies because of his peculiar temperament. Temperament means कि क्या, इसका strange, peculiar मतलब कि strange, अजीब सा इसका behavior था, इसका nature थोड़ा अजीब था, थोड़ा गुस्से वाला था, सबको दुश्मन बना के रखा था अपना, सबसे इसकी दुश्मनी थी। enemies यहाँ पे ये इसने कई अपने दुश्मन बना लिए अपने चारों तरफ। दौलत खान लोदी, गवर्नर ऑफ पंजाब। सो दौलत खान लोदी कौन था, पंजाब का वो गवर्नर था, ठीक है। दौलत खान लोदी गवर्नर का गवर्नर था, कहाँ का, पंजाब का। इन्वाइटेड बाबर, इसने बाबर को इनवाइट किया क्योंकि इसकी इससे दुश्मनी थी। द रूलर ऑफ काबुल टू फाइट अगेंस्ट इब्राहिम लोदी, और ये जो बाबर था ये कहाँ का था, काबुल का था। ये बाबर काबुल का था रूलर, मतलब काबुल का राजा था। काबुल आपको पता ही अभी कहाँ पे है, मैप में भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए काबुल, ये यहाँ का था, यहाँ से इसको बुलाया जाता है इंडिया में, ठीक है। सो तो ये इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट लड़ता है, किसके किसके बुलावे पे, किसके इनविटेशन पे ये आया, दौलत खान लोदी के इनविटेशन पे वो आया। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द बैटल एंड दस द सुल्तनत केम टू एन एंड। तो यहाँ पे इसे हरा देता है, इब्राहिम लोदी जो कि लास्ट सल्तनत का यहाँ पे वारिस था, इसे हराता है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है सल्तनत, जो दिल्ली का सल्तनत का जो राज चल रहा था वो ख़त्म हो जाता है इब्राहिम लोदी के साथ में। द किंगडम ऑफ विजयनगर, अब हम बात करते हैं विजयनगर की जो राजधानी थी, विजयनगर जो राजधानी थी वहाँ पे किस तरीके से कौन कौन से राजा हुए देखते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ऑफ दिल्ली देयर वर मेनी रिवॉल्ट्स इन द साउथ अगेंस्ट द सेंट्रल पावर ऑफ दिल्ली। सो जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का राजा था, किंग था, बादशाह था, उस टाइम पे बहुत सारे रिवॉल्ट्स होते हैं। मतलब क्या होता है रिवॉल्ट का मतलब विद्रोह हो जाता है, सारी जो जनता है वो विरोध करने लगती है, ठीक है। अच्छे से नहीं वो रूल करता था या लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता था, या फिर जो उसके राज के अंदर ही थे वही लोग रिवोल्ट्स करने लगे। सो इसके अगेंस्ट क्या होने लगा, सेंट्रल पावर ऑफ दिल्ली, सेंट्रल पावर ऑफ मतलब दिल्ली में इसका क्या होने लगा, पूरा यहाँ पे विद्रोह होने लगा, विरोध होने लगा। फ्रॉम दीज रिवोल्ट्स अरोज द फॉर्मिडेबल का मतलब यहाँ पे क्या है, लाइक एक भयंकर टेरिबल, यहाँ पे एक जो रिवॉल्ट्स था ये बहुत ही भयानक होने लगा, बहुत ही ज़्यादा भड़क गया, जो मतलब कह सकते हैं जो लोग के अंदर विरोध था, विद्रोह था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फॉर्मिडेबल विजयनगर एंड बहमनी किंगडम। सो इसकी वजह से ही ये जो यहाँ पे रिवॉल्ट्स हुआ, ये जो दिल्ली में यहाँ पे जो रिवॉल्ट्स हुआ, जो विद्रोह हुआ, उसकी वजह से विजयनगर और बहमनी किंगडम बन के आए। द ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का फ्रॉम साउथ इंडिया वर सरदार्स इन द सर्विस ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की जहाँ पे ये हो रहा है,
जहाँ पे ये सारे विद्रोह हो रहे हैं। वहीं के ये दोनों क्या थे, ये दोनों ब्रदर्स जो थे हरिहर और बुक्का, ये दोनों यहाँ पे सरदार थे। ठीक है, सरदार थे ये दोनों दिल्ली सल्तनत के, मतलब इनके अंडर में काम करते थे। ये राजा के जो यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे है, उसके अंडर ये लोग काम करते थे, मतलब सरदार थे वहाँ के। टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ द इंस्टेबिलिटी इन द साउथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, दे फाउंडेड द किंगडम ऑफ विजयनगर इन द साउथ इन 3036 CE। जब देखा किस तरह से इंस्टेबिलिटी है, पूरी तरीके से एकदम उथल पुथल मचा हुआ है चारों तरफ, तो इन लोगों ने मतलब कि सोचा कि चलो अब हम अपना खुद का करते हैं और हम अपनी प्रजा को अच्छे से रखते हैं, खुश रखते हैं, क्यों हम इनके बीच इनके अंडर काम करें। ठीक है, ये लोग तो बाहर के लोग हैं, हमारा देश हम ही राज करेंगे। इस तरह से इन्होंने ये टेकिंग एडवांटेज मतलब फ़ायदा उठाया इस जो इंस्टेबिलिटी थी, उथल पुथल थी उस टाइम पे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक का इस तरीके से ड्यूरिंग द रेन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान ही इन्होंने क्या किया, फाउंडेड मतलब इस्टेब्लिश किया अपनी किंगडम विजयनगर। ओके, कहाँ पे, साउथ में, साउथ के विजयनगर में इन्होंने अपनी किंगडम को इस्टेब्लिश किया। यह कौन सा है, 1336 CE। हम्पी इन टूडेज कर्नाटका वॉज द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम। आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि हम्पी क्या हुआ, विजयनगर का कैपिटल हुआ। और हम्पी उस टाइम पे जो था वो आज का कर्नाटका है, आज का कर्नाटका उस टाइम पे हम्पी था, और यही हम्पी विजयनगर का कैपिटल बना। हरिहर वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ विजयनगर। तो यहाँ पे दो भाई थे ना, हरिहर और बुक्का, तो इसमें से जो हरिहर हैं यही क्या बने, किंग बने इस विजयनगर के। हरिहर वॉज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर बुक्का। सो हरिहर क्या किया, हरिहर ने क्या किया, अपने भाई की हेल्प से यहाँ पे क्या किया, इसे सक्सीड हुए इस काम में और इसे आगे बढ़ाया। बुक्का ब्रॉड द रीजन अप टू रामेश्वर अंडर हिज कंट्रोल। सो यहाँ पे क्या किया, बुक्का भी क्या किए, रीजन जो रीजन था वो और आगे बढ़ाया। कर्नाटका से इन्होंने क्या किया, रामेश्वर तक इन्होंने अपना कंट्रोल बनाए रखा। अब हम बात करते हैं कृष्णदेव राया। जो कृष्णदेव राय थे, राजा थे, जो किंग थे, उनके बारे में। कृष्णदेव राया असेंडेड द थ्रोन ऑफ विजयनगर इन 1509 CE में। तो ये विजयनगर के राजा कब हुए, मतलब असेंडेंट का मतलब इन्होंने बढ़ाया आगे, उसे बनाए रखा, आगे बढ़ाया 1509 CE में। ही कॉन्कर्ड विजयवाड़ा एंड राजमाहेंद्री एंड एनेक्स्ड द रीजन्स ऑफ हिज किंगडम। इन्होंने जो विजयनगर था उसके आगे उन्होंने विजयवाड़ा पे भी कॉन्कर्ड किया, मतलब कंट्रोल किया, और राजमाहेंद्री पे भी इन्होंने कंट्रोल किया। एनेक्स्ड का मतलब यहाँ पे क्या, एनेक्स्ड का मतलब इंगेज हुए, मतलब संलग्न रहे अपने किंगडम को बढ़ाने में और उस पर राज करने में ये अनेक्स्ड रहते हैं, मतलब उस पर प्रॉपर काम करते रहते हैं। ही डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द आर्मीज ऑफ द सुल्तान्स हु हैड यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ द बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह। सो यहाँ पे क्या बोला, ही डिफीटेड, उन्होंने हराया किसे, कंबाइंड फोर्सेस जो आर्मीज थी किसकी, सुल्तान की, जो सुल्तान थे जो यूनाइटेड थे, मतलब कई सारे सुल्तान थे, और यहाँ पे लीडरशिप ऑफ बहमनी सुल्तान, यहाँ पे उनको हराते हैं ये, जो कि बहमनी यहाँ पे कौन था, महमूद शाह, उसको ये क्या करते हैं, हराते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ द बहमनी सुल्तान। तो यहाँ पे जो किसके अंडर में ये लोग यूनाइटेड थे, जो मोहम्मद शाह था, ये सुल्तान जो थे ये यहाँ पे यूनाइटेड थे, लेकिन इनको हराते हैं कृष्णदेव राय। ड्यूरिंग कृष्णदेव रायाज रेन द किंगडम ऑफ विजयनगर एक्सटेंडेड फ्रॉम कटक in the east up to Goa in the west and from the Raichur Doab in the north up to the Indian Ocean in the south। तो यहाँ तक उन्होंने अपना बढ़ाया, कटक से लेके, मतलब कटक इन द ईस्ट अप टू द गोवा, ये तीनों जगह पे ये क्या करते हैं, अपना बढ़ाते हैं। ये देखिए यहाँ पे कटक, गोवा, रायचूर और यहाँ तक इंडियन ओशन तक, पूरा यहाँ तक ये करते हैं, गोवा, रायचूर आप देख रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे विजयनगर तो था इनका, विजयनगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से गोवा, रायचूर, कटक, ये पूरा ये अपना अपने कंट्रोल में करते हैं, हरा के वो सुल्तान को। और इनकी डेथ होती है 1530 CE में। कृष्णदेव राया वॉज अ स्कॉलर, सो ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, बहुत ही विद्वान थे वो। ही रोट, उन्होंने खुद लिखा, क्या लिखा, अमुक्त माल्यादा अ तेलुगु कंपेंडियम ऑन पॉलिटी। तो ये उन्होंने एक क्या लिखी, एक बुक लिखी जो कि तेलुगु में थी,
ठीक है। अमुक्ता माल्यादा जो कि एक बुक थी उन्होंने तेलुगु में लिखी, कंपेंडियम। कंपेंडियम का मतलब यहाँ पे क्या है कि इन्होंने इसे मतलब कलेक्शन किसके ऊपर इन्होंने जो ये लिखा बुक उन्होंने, तो ये पॉलिटी के ऊपर था, किस तरीके से राज करना चाहिए, किस तरीके से मतलब कि दुश्मनों से किस तरीके से, ये सारी चीज़ें उन्होंने मतलब एक पॉलिटी के ऊपर लिखी, किस तरीके से राजकाज करना चाहिए और रूलर्स किस तरीके से होने चाहिए, रूलिंग किस तरीके से होनी चाहिए, जनता को किस तरीके से उनका लुक आफ्टर करना चाहिए, सारी चीज़ें उन्होंने इस बुक में लिखी। द हजार राम टेम्पल एंड विट्ठल टेम्पल वर बिल्ट इन विजयनगर ड्यूरिंग हिज रेन। और कृष्णदेव राया ने ही उनके ही टाइम पे ये जो मंदिर है, ठीक है, विट्ठल टेम्पल और हजार राम टेम्पल, ये उन्होंने ही बनवाया विजयनगर में, उनके ही शासनकाल के दौरान बनाया गया। द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर किंगडम बिगैन विद द डेथ ऑफ कृष्णदेव राया। जैसे ही कृष्णदेव राय की मतलब डेथ होती है, उसके बाद विजयनगर किंगडम का डिक्लाइन मतलब पतन होने लगता है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। मतलब यहाँ से उनके जो वारिस थे हुए या फिर जो उनके आगे के जो उनके वंश आए वो उतना अच्छे से नहीं चला पाए। सो इन 1565 CE एट तालीकोट इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ कर्नाटका। सो अभी मतलब तालीकोट उस टाइम जो कि भी कर्नाटका में है। सो देयर वाज अ बैटल बिटवीन आदिल शाही, निज़ाम शाही, कुतुब शाही एंड बरिश शाही ऑन वन साइड एंड विजयनगर ऑन दी अदर साइड। सो यहाँ पे क्या होता है, कृष्णदेव राय के डेथ के बाद जो इनके आगे आने वाले जो वंशज होते हैं, सो उनका लड़ाई होता है किसके साथ, इतने सारे लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ, ये चारों के साथ इनकी लड़ाई होती है और ये हार जाते हैं क्योंकि 4 लोग एक साथ हैं और वो अकेले थे, इसके लिए यहाँ पे वो हार जाते हैं। विजयनगर के जो किंग्स थे, विजयनगर वॉज डिफिटेड देयर आफ्टर द डोमिनेंस ऑफ विजयनगर केम टू एन एंड। अब विजयनगर पे इनका कोई अधिकार नहीं रहा, विजयनगर अभी यहाँ से उनका जो डोमिनेंस था, जो इनका प्रभुत्व था, ये हट चुका। मतलब कि अभी विजयनगर नहीं रहा, उनके जो वहाँ के डायनेस्टीज थी उनका विजयनगर नहीं रहा, वो उनके हक में चला गया, जो जिससे बैटल हुआ था, युद्ध हुआ था। द बहामनी किंगडम। बहामनी किंगडम क्या है, वो कब हुआ, वाइल मोहम्मद बिन तुगलक वॉज स्टिल रेनिंग, सम ऑफ हिज सरदार्स इन द डेक्कन रोज इन रेबेलियन अगेंस्ट हिम। हमने देखा था मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान ही ये अभी हमने देखा जो यहाँ पे बना विजयनगर, जो कि ब्रदर जो हरिहर और बुक्का, इन्हीं दोनों ने जो बनाया विजयनगर। और उसी टाइम पे एक और किंगडम बना जो कि है बहमनी किंगडम, उसी टाइम पे हुआ। रेबेलियन जो यहाँ पे जो रेबेलियन का मतलब क्या होता है, रेबेलियन का मतलब जो लोग यहाँ पे विरोध कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे जो लोग, उन्हें बोला जाता है रेबेलियन, ठीक है। सो ये लोग क्या किए, इस तरीके से उनके अगेंस्ट थे पूरी तरीके से। द लीडर ऑफ दिस सरदार हसन गंगू। तो इनके जो लीडर थे, जो रेबेलियन थे, जो यहाँ पे विद्रोह कर रहे थे, विरोध कर रहे थे इस मोहम्मद बिन तुगलक की, उसमें के जो सरदार थे, सो उनका नाम था हसन गंगू। उन्होंने क्या किया, डिफीट किया, हराया सुल्तान ऑफ दिल्ली, जो सुल्तान था दिल्ली का, उसे हरा दिया, ठीक है। मतलब डिफिटेड द आर्मी ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो इन्होंने, ये जो हसन गंगू थे जो यहाँ पे विद्रोह कर रहे थे ये लोग, इन्होंने हरा दिया किसे, सुल्तान ऑफ दिल्ली को। अ न्यू किंगडम नोन एज द बहामनी। सो अभी बहामनी एक नया इन्होंने अपना राजधानी बनाई, केम टू एग्जिस्टेंस इन 1347 में ये न्यू किंगडम एग्जिस्टेंस में आई है। देखिए बहामनी, यहाँ पे विजयनगर तो नीचे देखा हमने, उसके ऊपर क्या है, बहामनी। तो ये दोनों आए थे जब मोहम्मद बिन तुगलक की जब यहाँ पे मतलब कि उसके अगेंस्ट में लोग हो रहे थे, तो 2 यहाँ पे मतलब इंडिपेंडेंटली उन लोगों ने 2 अपना किंगडम बना लिया। एक तो हमने देखा विजयनगर, दूसरा कौन सा बना अभी, बहमनी। सो बहमनी किंगडम 1347 CE में आया। हसन गंगू बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द बहमनी किंगडम, क्योंकि इन्होंने ही किया है, इन्होंने हराया है, तो यही फर्स्ट यहाँ पे किंग बने, फर्स्ट सुल्तान बने बहमनी किंगडम के। ही मेड द सिटी ऑफ गुलबर्ग इन कर्नाटका हिज कैपिटल। सो उन्होंने जो कर्नाटका की गुलबर्ग सिटी थी, गुलबर्ग सिटी, उसे इन्होंने अपना कैपिटल बनाया। ओके, सो ये लेसन काफ़ी लेंदी है आपका, तो यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैंने आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं, वो दोनों क्वेश्चन आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कमेंट करके।